इस चैनल विन टुडे विद रश्मि पे। और पिछली बार अपन ने जो इनसाइट्स IAS के करंट अफेयर्स देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद है और आपको लगता है कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी नए वीडियोस आते हैं आपको उसके रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए चालू करते हैं। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। तो इनसाइट्स IAS की मैगजीन के अंदर ये अगला टॉपिक है, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। ये जो जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जारी करता है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स 2023 जो आया है। इसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन बायसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, एंड 9 आउट ऑफ 10 मैन एंड वुमेन वर्ल्ड वाइड स्टिल होल्ड सच बायसेस। यानी 10 में से 9 लोग ऐसे हैं, मैन एंड वेमेन दोनों को कंबाइन बता रहे हैं, 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कभी कहीं ना कहीं कुछ तरीकों से महिलाओं के प्रति बायसनेस फील करते हैं कि महिलाएं कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं। 2019 के अंदर की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, इस इंडेक्स को। और ये बहुत ही इनडेप्थ अकाउंट देता है कि आखिर जेंडर इनइक्वालिटी का रूट कॉज क्या है। 4 की डायमेंशंस है जिनको ये कवर करता है, मतलब 4 फील्ड्स में देखता है इनइक्वालिटी को। एक तो है पॉलिटिकल, एक है एजुकेशनल, एक है इकोनॉमिक, एक है फिजिकल। पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, फिजिकल, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, PEEP, पीप। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड फिजिकल। इन 4 एरियाज के अंदर में ये 4 डायमेंशंस के अंदर में डिफरेंसेस को ये देखता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ये 2023 के अंदर में इंडेक्स आया है, हाइलाइट्स इसके क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात ये मानते हैं कि हाफ ऑफ द पीपल, मतलब आधे लोग स्टिल बिलीव दैट मेन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स देन वुमेन। कि जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में। ऐसा कौन मानता है? आधे लोग मानते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। ठीक है, यानी पुरुष और महिलाएं सबको मिला दिया जाए तो आधी जनता ही ये मानती है कि मैन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स। 40% जो लोग हैं, 40% बिलीव कि मेन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। 25% लोग जो हैं ये मानते हैं कि बीवी को मारना भी सही है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आज की तारीख में भी 25% पीपल बिलीव दैट इट इज़ जस्टिफाइड फॉर अ मैन टू बीट हिज वाइफ। The share of women as head of the state or head of the government has remained around 10% since 1995. तो 1995 से लेकर के अब तक जो महिला हेड ऑफ द स्टेट है, यानी प्रेसिडेंट है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर है, वो सिर्फ 10% है। बाकी पुरुष ही हेड ऑफ द स्टेट है मैक्सिमम जगह। लेबर मार्केट के अंदर बात करते हैं तो महिलाएं जो हैं दे ऑक्यूपाई लेस देन 1/3 ऑफ द मैनेजरियल पोजिशंस। मैनेजरियल पोजिशंस में सिर्फ 1/3 ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे महिला मैनेजर्स हैं। ठीक है, और एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक ब्रोकन लिंक है। मतलब एजुकेशन जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा मिल रही है, महिलाएं बहुत एजुकेटेड हैं, महिलाएं ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली उनका पीछे ही रह रहा है। यानी गैप, एजुकेशन में तो आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिर भी आप पिछड़ रहे हो, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, और इन बायसेस का क्या इम्पैक्ट होएगा? ड्राइव्स हर्डल्स faced by women manifested in a dismantling of women's right and a surge of human rights violation। सबसे पहले hurdles, बहुत सारे hurdles आ रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं जिससे महिलाएं अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं। और जब आप उनको उनके राइट्स नहीं दे पा रहे हो, 25% लोग तो ये मान रहे हैं कि अपनी बीवी को पीटना ही ठीक है, तो फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो होएगा ही। ठीक है, तो ये बायसेस एक आम आदमी को, एक हर इंसान को अपने डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन राइट्स चाहिए उनको नहीं अटेन करने देता है। सेकेंड, एज अ रिजल्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी आर गेनिंग ट्रैक्शन। जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट्स होते हैं, महिला मूवमेंट्स जो करती है, वो ट्रैक्शन पकड़ रहे हैं। तीसरा, सीवियर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर में महिलाएं सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड है। अभी अपन ने देखा सिर्फ 10% महिलाएं जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट है, और 1/3 महिलाएं ही ऐसी, 1/3 ही पोजिशंस ऐसी है जहाँ पे महिला मैनेजरियल रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो आगे का क्या वे अहेड क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो
जो सोशल नॉर्म्स उनको चेंज करने में कुछ ऐसे उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। जैसे पेरेंटल लीव पहले सिर्फ मदर को दी जाती थी, मैटरनिटी लीव, है ना, अब पैटर्निटी लीव भी दी जाती है। तो यानी कि पिता की भी इक्वल जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को पाले पोसे और उसका ध्यान रखे, है ना। लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए जिससे कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो। उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड उनके जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी चेंज किया जाना चाहिए, और महिलाओं का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में और पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, मतलब पॉलिटिक्स में भी और डिसीजन मेकिंग में भी, कि वो भी निर्णय ले सके। घर के सारे निर्णय पुरुष ही नहीं लेंगे, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू स्टार्ट इज रिकग्नाइजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनपेड केयर वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष जब बाहर से आता है तो वो कहता है कि मैंने बहुत सारा काम करा है, चाय लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, लेकिन वो महिला पूरे दिन से काम कर रही थी, ठीक है ना। और मैं आपको पर्सनली इस बात को बता सकती हूँ कि जब मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं ऑफिस में अपना वर्क करती हूँ और ऑफिस में वर्क करके घर आती हूँ, तो मुझे लगता है मैं फार एक बेटर पोजीशन में होती हूँ। हाँ, कई बार मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आई एग्री टू इट, मेंटल स्ट्रेस कई बार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप पूरे दिन घर में काम कर रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर जाना। इसीलिए आप किसी भी महिला को देख लेना जो बाहर जाके वर्क करती हैं, वो एक घर में रहने वाली महिला के कंपैरिजन में औसतन, ऑन एन एवरेज, ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। उनको उनको उनके ससुराल में ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाता, वो इकोनॉमिकली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, फिजिकली वो ज़्यादा फिट रहती हैं कंपेयर टू घर में रहने वाली महिलाएं। क्योंकि दिमाग खुलता है, आप बाहर जाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, फिर आप मान लो घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है तो बाहर जाते हैं तो इंसान थोड़ा नॉर्मलाइज फील करता है। तो जो लोग घर में रहते हैं उनके साथ में ऑफकोर्स बहुत सारे अनप्रिविलेजेस एसोसिएटेड हैं, तो उस अनपेड केयर वर्क जो वो कर रही है अपने फैमिली के लिए, अपने सास ससुर के लिए, मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए भी कर रही है, उसकी थोड़ी इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी रिकग्नाइज करो कि शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, नो डाउट। एज वुमेन स्पेंड्स ओवर 6 times एज मच टाइम एज मैन, मतलब एक पुरुष जितना टाइम अपने घर को संभालने में करता है उससे 6 गुना ज़्यादा टाइम एक महिला देती है फॉर ऑल द अनपेड केयर वर्क। ये काम करना कोई बुरी बात नहीं है कि आप घर का काम कर रहे हो, लेकिन अगर उसके बदले में उसे रिकग्निशन मिले, उसे सम्मान मिले, और पुरुष उसका घर पे कभी छुट्टी के दिन हेल्प करा दे। हमारे ऑफिस में सच में आप मानिए ऐसे पुरुष हैं जो अपनी वाइफ के उस अनपेड वर्क को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं, घर में काम भी करवाते हैं। तो वो चीज़ अच्छी हैं, इस तरह के बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए, लेकिन ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, ठीक है। द फोकस नीड्स टू बी ऑन एक्सपैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू, अब ये कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपैंड करो, और ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने 3 तरीके बताए। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इंश्योरेंस, और तीसरा है इनोवेशन, दैट इज आई क्यूब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस में करोगे, आप नए नए लॉज बनाओ और पॉलिसीज बनाओ जिससे कि महिलाओं की इक्वालिटी जो है ना, कहाँ पे, पॉलिटिक्स में प्रमोट हो, ठीक है। दूसरा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सच एज स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड केयर सिस्टम, जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, केयर सिस्टम्स हैं, उनको स्ट्रेंथन अप करो, मतलब बच्चों के लिए क्रैच वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। इनोवेशन होना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन जो हेट स्पीच है, जेंडर डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जो कार्टून बनते हैं, चुटकुले बनते हैं महिलाओं के ऊपर, उनको बस हमेशा झगड़ता हुआ दिखाया जाएगा, या उनके प्रति बायसेस क्रिएट करी जा रही हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, उसको चेंज किया जाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा एक्सेप्टेंस और इक्वालिटी के साथ में महिलाओं को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। कंक्लूजन क्या आता है, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है। अगर किसी भी महिला रिलेटेड टॉपिक पे आपको बात करनी हो तो आप ऐसा कंक्लूजन दे सकते हैं कि जेंडर बायस इज़ अ परवेसिव प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, हर जगह। देयरफॉर विदाउट टैकलिंग बायस्ड जेंडर सोशल नॉर्म्स, जेंडर इक्वालिटी एज रिफ्लेक्टेड इन द SDGs कैन नॉट बी अचीव। आप इक्वालिटी लेकर के आ ही नहीं सकते, यू कैन नॉट गेन इक्वालिटी अंटिल ये जो बायसनेस है ये टैकल होती है। जो सोशली आपने महिलाओं के साथ में अपने मन में, अपने दिमाग में जो बायसेस डाल रखी है ना, महिला गाड़ी अच्छा नहीं चला सकती, महिला पॉलिटिक्स अच्छी नहीं चला सकती, महिला बिजनेस अच्छा नहीं चला सकती, महिला ऑफिस अच्छा नहीं चला सकती, तो इन सब चीज़ों को जो आपने अपने दिमाग में डाल रखा है, यू नीड टू चेंज दीज परसेप्शंस, तब ही जा करके SDG गोल ऑफ इक्वालिटी अचीव हो पाएगा, ठीक है। मेंस के अंदर में 2019 के अंदर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस, रेगुलरली चल ही रहे हैं चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। देशकाल परिस्थिति जो अपन बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस के चलते हुए महिलाओं के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं जो रेगुलरली अभी भी हैं, आज भी हैं। तो ऑफ कोर्स इन सारे चैलेंजेस जो कुछ भी आप चैलेंजेस बताओगे, उन चैलेंज में एक चैलेंज बायसेस अगेंस्ट वुमेन भी है,
ठीक है, तो इस आंसर को लिखने की कोशिश करिए और चैलेंजेस के बारे में सोचिए, और फिर उसको अगर आपको लगता है तो आप लिखिए इस आंसर को, कि अगर आपके पास एडिक्वेट मैटर है, नहीं तो थोड़ा पढ़ लीजिए फिर लिख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है ICIMOD की रिपोर्ट। ICIMOD क्या है? इट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है HI वाइज रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? वाटर, आइस, सोसाइटी, इकोसिस्टम। वाइज, वाटर, आइस, सोसाइटी, इकोसिस्टम। और ये क्या है? हिंदू कुश हिमालयाज का है। इन द हिंदू कुश हिमालयाज, हिंदू कुश के जो हिमालयाज हैं उसके अंदर में वाटर, आइस, सोसाइटी, इकोसिस्टम, ये रिपोर्ट जारी करी है। देखो, हिंदू कुश हिमालयाज जो है ना, वो यहाँ ये जो हिमालय है ना अफगानिस्तान में, यही हिमालय और ठेठ आगे तक आ रहे हैं। दे आर कमिंग डाउन अप टिल म्यांमार। तो ये हिंदू कुश हिमालयाज हैं। यू गेटिंग दिस? ऑल दिस ग्रीन पार्ट, सी दिस इज द हिंदू कुश हिमालयाज। ओके, तो हिंदू कुश हिमालय रीजन क्या है? इट इज़ अ वेरी वास्ट एरिया encompassing mountain ranges. They stretch from Hindu Kush range in North Afghanistan to the Arakan range in Myanmar. और इसमें हिमालयन रेंज जो है वो इसकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, और तिब्बतन प्लेटो भी इसी हिंदू कुश रेंज का पार्ट है। इसके अंदर में हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इसी हिंदू कुश रेंज के अंदर में ही आती हैं। बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड की, वो इसमें आती हैं। और साथ में लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस जो है पोल्स के अलावा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को हटा दो तो थर्ड पोल कहते हैं इसे, तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन अर्थ आउटसाइड द पोलर एरियाज जो है वो यहीं हिंदू कुश पे पाया जाता है, इसीलिए इसे एशियाज वाटर टावर भी कहते हैं। तो आइस एंड स्नो इन द हिंदू कुश रीजन आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर 12 रिवर्स। ये यहाँ पे जो आइस एंड स्नो है उससे 12 नदियाँ बहती हैं जो कि 16 कंट्रीज के अंदर में बहती हैं। दे प्रोवाइड फ्रेश वाटर एंड अदर वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके अलावा ये जो रीजन है ये अनप्रेसिडेंटेड एंड इरिवर्सिबल चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। मतलब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनको अपन बाद में रिवर्स नहीं कर पाएंगे, और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? दैट ट्रिगर्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे देखते हैं ICIMOD क्या है। ICIMOD इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेंटर। इसके अंदर 8 रीजनल मेंबर्स हैं जो कि हैं अपना इंडिया, इसमें एक मेंबर है इंडिया का, बांग्लादेश भी मेंबर है और चाइना भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है, भूटान भी मेंबर है, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, ये 8 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। 1983 के अंदर में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है ललितपुर के अंदर में है। इट्स हेडक्वार्टर्ड एट ललितपुर इन नेपाल। ललितपुर इन नेपाल के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, और इट प्रमोट्स एंड फोस्टर्स पार्टनरशिप अमंग द रीजनल मेंबर्स टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर द पीपल एंड एनवायरमेंट ऑफ द हिंदू कुश रीजन। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप करो और बेटर इस यहाँ के एनवायरनमेंट को करो। तो अच्छा, ये जो रिपोर्ट आई है वाइज रिपोर्ट, इसने क्या, इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स है? सबसे पहली बात कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो पास कर चुके हैं पीक वाटर को। पीक वाटर मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो वो होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस जो वो होल्ड कर सकते हैं, उसको पास कर चुके हैं। एंड कम्युनिटीज़ जो हैं दे आर डीलिंग विद लेस ग्लेशियर मेल्ट वाटर। ऑफकोर्स अब जब ग्लेशियर्स जो हैं वो अपने पीक को पास कर चुके हैं तो पानी अब जो निकलेगा वो कम ही निकलेगा। आप समझ पा रहे हैं? पीक वाटर कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? पीक वाटर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो वो दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस ग्लेशियर्स जो हो सकते हैं वो खत्म हो गया, अब उससे वो अब डिक्लाइन पे है। और अपने यहाँ पर हिंदू कुश के अंदर में, हिंदू कुश में द पीक पॉइंट हैज़ नॉट बीन रीच्ड। अभी तक पीक पॉइंट नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ रहा है। इट इज़ कमिंग सून। तो एज हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट, जैसे जैसे हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट करेंगे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वाटर अवेलेबिलिटी इन द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इट विल इंक्रीज। अगर यहाँ के ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट करेंगे तो यहाँ पर द वाटर अवेलेबिलिटी इट वुड इंक्रीज थ्रू 2050 तक, यानी शॉर्ट टर्म में। लेकिन उसके बाद में द वाटर अवेलेबिलिटी वुड डिक्रीज इन द लॉन्ग टर्म अराउंड 80% बाय 2100, यानी 2050 तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में 80% तक घट जाएगा लॉन्ग रन में। तो आप समझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में इनिशियली तो ऐसा लगता है कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि पिघल ही तो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में वो पानी इतना ज़्यादा पिघल रहा है, इतना ज़्यादा आइस को मेल्ट कर रहा है कि लॉन्ग रन में इट वुड डिक्रीज। उसके अलावा द ईस्टर्न एंड द लेसर हिमालयाज जो हैं उनके पास में दे हैव फ्यूअर ग्लेशियर्स कंपेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। मतलब ईस्ट में जो ग्लेशियर्स हैं वो कम हैं,
वेस्ट में जो है ज़्यादा है, इसीलिए रिवर्स जो ईस्टर्न साइड में है ना, इन द रीजन दे गेट लेस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स से जो पानी आ रहा है वो ईस्टर्न साइड में कम आ रहा है, इसीलिए इनके ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो भी कम आएगा, ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा वो कम आएगा। कौन से साइड में? ईस्टर्न हिमालयाज पे, यानी लेसर हिमालयाज पे। क्लाइमेट चेंज की अगर अपन बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज जो है इट इज सीवियरली अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी in the Hindu Kush region. For example, the habitat of Himalayan ibex is likely to reduce by 33 to 64%. इतना रिड्यूस हो जाएगा तो ये जानवर फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन कैटेगरीज में। ऑफ कोर्स हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो फिर जानवरों का तो प्रॉब्लम आना ही है ना, बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम आनी है, वहाँ का फ्लोरा फौना इफेक्ट होना ही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। दिस इज़ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट कि पीक वाटर की बात करिए, हिंदू कुश में पीक वाटर नहीं आया है। अभी जो है अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी पानी की एक बार तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में घट जाएगी। ईस्टर्न हिमालयाज जो है वहाँ पे बहुत कम ग्लेशियर्स हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, इसीलिए ईस्टर्न हिमालयाज पे इन चीज़ों का असर कम आएगा। और क्लाइमेट चेंज जो है वो बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर हिमालयन आइबेक्स की बात करते हैं तो उसका जो हैबिटेट है वो 64% तक घट जाने की उम्मीद है। तो कंसर्न्स की बात करते हैं। ये जो ग्लेशियर्स होता है ना, एक तरह से सेविंग बैंक अकाउंट होता है, एक तरह से बफर अकाउंट होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, ठीक है। और हिंदू कुश जो है उसमें 65% फास्टर लॉस ऑफ ग्लेशियर मास हो रहा है, मतलब जो होना चाहिए उससे 65% ज़्यादा फास्ट लॉस ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है। सो देर इज़ अ चांस ऑफ मोर फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, ज़्यादा पानी बहेगा तो लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, एंड लॉस ऑफ सेविंग्स ड्यूरिंग द ड्राई ईयर्स, ठीक है। डिक्रीजिंग स्नो कवर could dry up springs which is bad for agriculture and will jeopardize the livelihood of 129 million farmers of the Indus, Ganges and the Brahmaputra basin. तो ये स्नो कवर जो घटेगा इसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के बेसिन में जो फार्मर्स रह रहे हैं, उस एरिया में जो फार्मर्स रह रहे हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। और अडेप्टेशन तो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा एज पीपल and ecosystems need to adapt not only to decreasing snow cover but also to decreasing melt water. आपको सिर्फ स्नो से डील नहीं करना है, अडेप्टेशन इसलिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपके पास में पानी की अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी लॉन्ग रन में। तो अडेप्ट करना कि चलो ऐसा ही होगा, वो चीज़ भी इट वुड बी अ टफ जॉब, ठीक है। वे अहेड देखते हैं। जनरलाइज रिपोर्ट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वंस। जो जनरल रिपोर्ट्स आ रही है ना, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, उसकी जगह कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे हिमालयाज़ के लिए विच एरियाज ऑफ द हिमालयाज आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड एंड हाउ मच, एक एक एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट आए। दूसरा माउंटेन स्पेसिफिक अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर माउंटेन स्पेसिफिक अडेप्टेशन नहीं है तो हर जगह एक जैसे अडेप्टेशन से मैल अडेप्टेशन हो सकता है। तो ये रीजनल मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे नीड टू डेवलप एंड शेयर डेटा ऑन अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस। क्या क्या उनके पास में डेटा है वो आप शेयर करो ताकि अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस को आप बढ़ा सको। तो इसका कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि एज द माउंटेन पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन 40% ऑफ विच इज अंडर प्रोटेक्टेड एरिया आर डिपेंडेंट ऑन द क्रायोस्फीयर, अर्जेंट अडेप्टेशन मेजर्स नीड टू बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो 40% माउंटेन पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन दे डिपेंडेंट ऑन क्रायोस्फीयर, यानी बर्फ पे जो जम रही है ग्लेशियर्स पे, उस पर डिपेंडेंट है। तो अर्जेंट अडेप्टेशन मेजर्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी 40% जनता ऑलमोस्ट बिल्कुल अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में है। तो आई होप दिस आर्टिकल इज़ वेरी मच क्लियर टू यू एंड इट हैज़ बीन ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड हियर कि कैसे हिंदू कुश एरिया के अंदर में चेंज आ रहा है। और इस रिपोर्ट को आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, ICI MOD रिपोर्ट। तो जब आप जनरलाइज्ड बातें कर रहे होंगे ना कि ऐसा है, उसमें मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे कुछ कुछ नाम जो होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वर्क करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ICI MOD का बात करते हो, जब आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, एनवायरनमेंट में चेंज की बात कर रहे हो, तो आप इस तरह की बातें करिए। उसके अंदर में कुछ इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करिए। इसके अंदर 8 रीजनल मेंबर्स है, ये बात करिए, ठीक है। इसे एशिया का वाटर टावर कहते हैं, ये बात करिए कि ग्लेशियर्स जो हैं ये हमारे एशिया का वाटर टावर है, ठीक है। और ये कितनी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर इनके आप जो जनरल बातें हैं ये आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत फास्टर लॉस है। कुछ कुछ डेटा डालिए कि हिंदू कुश के अंदर तो 65% फास्ट लॉस्ट हो रहा है ग्लेशियर हिमालयस का, ऐसे बात करिए। और उसके अलावा शॉर्ट रन में इंक्रीज़ होएगा पानी की अवेलेबिलिटी, लॉन्ग रन में डिक्रीज़ हो जाएगी, ये बात करिए। और अडेप्टेशन की इंपॉर्टेंस को ज़रूर बताइए कि अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सबको एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा।
चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये है मांड्याज होयसाल लेगेसी, तो होयसालों के ऊपर है। दिस टॉपिक इज अबाउट द होयसाल रूलर्स। चलिए, द टेम्पल्स इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? इट इज़ इन कर्नाटका। बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ होयशालास, दे हैव फेल्ड टू ग्रैब एज मच अटेंशन एज द डिजर्व। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये देखो, ये कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर ये हेलबिडे, बेल्लूर, सोमनाथपुर, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैसूर, बेंगलोर। तो यहाँ के कुछ टेम्पल आर्ट की बात हो रही है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, अपन कुछ मिस कर गए। हाँ, सबसे पहले होयसाल्स कौन थे? आइए देखते हैं। होयसाल जो थे कन्नाडिगा पावर, कर्नाटका में रूल कर रहे हैं ना, तो इन्हें कन्नाडिगा पावर कहते हैं। और इनके फाउंडर जो थे उनका नाम था साल। तो राजा साल जो थे वो सबसे पहले राजा हुआ करते थे। और आज की तारीख में जो कर्नाटका है उस एरिया में इनका रूल था फ्रॉम द 10th to the 14th सेंचुरी। प्लीज़ ये डेट याद रख लीजिएगा, 10th to 14th सेंचुरीज, ठीक है ना, 10 से 14, 10 to 14। कैसे याद रखेंगे आप सोचिए, मतलब होयसाल 10 to 14, ओके। कैपिटल ऑफ द होयसाल्स वाज इनिशियली लोकेटेड एट बेल्लूर, इनकी कैपिटल बेल्लूर के अंदर में थी। और लेटर इट मूव टू हेलबेडे, बाद में इसको हेलबेडे में शिफ्ट कर दिया गया था। तो बेल्लूर और हेलबेडे इनकी दो कैपिटल हो गई। अब हुआ क्या था कि वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर और ये कल्याणी, कालचुरी के जो कल्याणी हैं, इनके बीच में एक युद्ध होता है, इनके बीच में एक फाइट होती है। इस फाइट का फ़ायदा उठा करके कावेरी डेल्टा को होयसाल के जो रूलर्स हैं वो अनेक्स कर लेते हैं। नॉर्थ ऑफ कावेरी डेल्टा वाला एरिया, उसको ये लोग अनेक्स कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं। सो बाय द 13th सेंचुरी दे गवर्न मोस्ट ऑफ कर्नाटका। 13th सेंचुरी तक ये पूरे कर्नाटका पे रूल कर रहे होते हैं। एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये इनका एरिया होता है जहाँ पे ये रूल कर रहे होते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस एरा की? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजन। उस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स होते हैं आर्ट में, आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। एंड एम्पायर आज भी रिमेंबर्ड है अपने होयसाल आर्किटेक्चर के लिए, जिसके कम से कम 100 सर्वाइविंग टेम्पल्स हमारे को पूरे कर्नाटका में स्कैटर्ड मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं वो है चन्नाकेशवा टेम्पल, ठीक है, चन्नाकेशवा टेम्पल। सेकेंड इज होयसालेश्वर टेम्पल, हेलबेडे का। चन्नाकेशवा टेम्पल इन सोमनाथपुरा, तो सोमनाथपुरा में भी एक चन्नाकेशवा टेम्पल है, एक चन्नाकेशवा टेम्पल बेल्लूर में भी है। तो बेल्लूर इनकी पहले राजधानी थी, फिर हेलबेडे राजधानी बनी, तो हेलबेडे के अंदर होयसालेश्वर टेम्पल डाल दिया। और एक मैसूर के अंदर सोमनाथपुरा, जो मैसूर के अंदर में पड़ता है, वहाँ पर भी इनका चन्नाकेशवा या फिर केशवा टेम्पल है। और दे हैव अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ स्कल्पचरल एक्सूबरेंस। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में एक फ़र्क होता है कि आर्किटेक्चर जो होता है ना वो बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग स्किल्स वगैरह लगती हैं। लेकिन स्कल्पचर होता है दे आर स्मॉल पीसेज ऑफ आर्ट, जैसे कि आपकी कोई मूर्ति बना दी है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको अपन स्कल्पचर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स हैं होयसाल टेम्पल के। व्हाट इज़ अबाउट द होयसाल आर्किटेक्चर। देखो अब यहाँ पे जो ये जो टेम्पल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स दे फॉलो एक कूट, द्विकूट और त्रिकूट पैटर्न। 3 तरह के टेम्पल्स है, एक कूट, द्विकूट और त्रिकूट, 3 तरह के टेम्पल मिलेंगे। यानी कि एक कूट मतलब जहाँ पे एक गर्भगृह है, द्विकूट यानी जहाँ पे 2 गर्भगृह हैं, और त्रिकूट यहाँ पे जहाँ पे 3 गर्भगृह हैं। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे भगवान की जो मेन मूर्ति होती है ना वो स्थापित करी जाती है, ठीक है। जब आप अंदर में जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। गर्भगृह आर नोन एज सैंक्टम सैंक्टोरम्स, ठीक है। और सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जहाँ पे पंचकूटा श्राइन्स है, यानी कि 5 गर्भगृह हैं। एक तो केशव टेम्पल है और दूसरा पंचलिंगेश्वर टेम्पल है मांड्या में। इन 2 जगह पे, एक तो नाम से ही पता चल रहा है पंचलिंगेश्वर टेम्पल और दूसरा केशवा टेम्पल, ठीक है। इन 2 जगह पर पंचकूटा श्राइन्स हैं, वरना इनके जो मैक्सिमम टेम्पल्स है वो एक कूट, द्विकूट और त्रिकूट पैटर्न्स के ही हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और इनके टेम्पल्स को देखते हैं। देखिए, ये देखिए पंचलिंगेश्वर टेम्पल, 5 कूट है, तो पंचकूटा श्राइन है, 5 सैंक्टम्स हैं, और इसके अंदर है 5 शिवलिंग भी लगे हुए हैं। 5 गर्भगृह हैं, 5 गर्भगृह में 5 भगवान की मूर्तियाँ, 5 शिवलिंग हैं, ठीक है। एट द डोरवेज, जहाँ पे गेट है, 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं गार्डिंग द सैंक्टम। मतलब जहाँ पे आप एंट्री करोगे गर्भगृह में, तो गर्भगृह के बाहर 2 द्वारपालों को खड़ा करा गया। एंड द सिग्नेचर ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द होयसाल पीरियड, मल्ली थम्मा, ये जो मल्ली थम्मा जी थे ना, मल्ली थम्मा जी, इनके सिग्नेचर भी करे हुए हैं, विच इज़ क्लियरली विजिबल इवन टुडे। तो आपको जब ये पंचलिंगेश्वर टेम्पल की बात करें तो यू हैव टू रिमेंबर मल्ली थम्मा, ठीक है। और ये शिवजी का मंदिर है। दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है,
है ना. इट इज़ बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, स्टेलेट कॉर्नर्स, मतलब जो स्टार शेप का स्टेलेट कॉर्नर्स हैं इसकी, आप इधर देखो स्टार शेप्ड है ये, ठीक है, विद एलिफेंट स्कल्पचर्स, इसमें एलिफेंट के स्कल्पचर्स हैं. अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ होयशाल स्टाइल known for ornate embellishments with sculptures and carvings that is evident both in the temple interiors and the outer walls. तो बहुत ही फाइन स्पेसिमेन है, अच्छा है. कार्विंग्स बनी हुई हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं इसके ऊपर, अंदर भी बने हुए हैं और बाहर की दीवारों पे भी बने हुए हैं. वॉल पैनल्स बने हुए हैं जिन पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, काहे काहे के, पांडुरंगा के, गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण को दिखाया हुआ है, धन्वंतरी जी के बने हुए हैं, दक्षिणा मूर्ति बनी हुई है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं. तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल से अगर आपको कुछ याद रखना हो तो आप क्या क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे कि यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पे कार्विंग्स हैं, इंटीरियर में भी हैं, एक्सटीरियर में भी हैं, और बहुत सारे वॉल पैनल्स बने हुए हैं जिस पे कई तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं. और ये स्टेलेट पैटर्न पे, यानी स्टार शेप का पैटर्न इसका है, स्टार शेप का पैटर्न है इसका, ठीक है, स्टेलेट पैटर्न. होयसल आर्किटेक्चर जो है वो अपने जाना ही स्टेलेट पैटर्न के लिए जाता है, ठीक है. आगे चलते हैं. ब्रह्मेश्वर टेम्पल. ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो होता है ये नरसिंघम वन के टाइम पे बना गया था, और सारे के सारे जो होयसल आर्किटेक्चर के फीचर्स हैं आपको सब इसमें दिखेंगे. और एक है सौम्य केशवा टेम्पल. सौम्य केशवा टेम्पल जो है ये 12th सेंचुरी एडी का है, 12th सेंचुरी सीई का है. इसको बाद में रिनोवेट कराया था विजयनगर वालों ने भी, और पोस्ट विजयनगर जो लोग आए थे उन्होंने भी इसको रिनोवेट कराया. अब अपन आगे देखते हैं कि क्यों मांड्या टेम्पल्स आर लेस पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, क्यों नहीं आते यहाँ पे लोग टेम्पल को देखने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉक्सिमिटी टू मैसूर, अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. मैसूर जो है वो ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू मांड्या. तो मैसूर जो है वो मांड्या के टूरिस्ट को ले जाता है. एक, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट मांड्या हैज़ 50 स्टेट प्रोटेक्टेड, 50 स्टेट प्रोटेक्टेड और सेंटर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जबकि मैसूर में सिर्फ 39 है. फिर भी ऐसा ही होता है कि लोग मैसूर देखने ज़्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू मांड्या. अब क्या कर सकते हैं हम, कैसे मांड्या को प्रमोट करें? आप साइन बोर्ड्स लगाइए, ठीक है, क्रॉस रेफरेंसेस टू इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दीजिए, टूरिस्ट फुटफॉल ताकि वहाँ पे बढ़े. और विद द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट, जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी सरकार बढ़ाएगी, ठीक है ना, उनको कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स आप लेकर के आओगे, क्योंकि ये जो टेम्पल्स है 1000 साल पुराने हो चुके हैं ऑलमोस्ट. तो जैसे जैसे आप इनको ज़्यादा कंजर्व करोगे और उनको पॉपुलर बनाओगे तो वहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा, नो डाउट. कंक्लूजन क्या है? ब्रिंगिंग द लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स टू पब्लिक लाइट. लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स को पब्लिक लाइट में लेकर के आओ इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर टूरिज्म बट टू शो केस अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज. हमारी हिस्ट्री और हमारी हेरिटेज दुनिया को पता चले, इसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. पहले तो हमको पता चले, फिर दुनिया को पता चले. देखिए अब क्वेश्चन आया हुआ, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस. तो चोला आर्किटेक्चर का, अभी अपन ने होयसल आर्किटेक्चर की बात करी है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन चोला आर्किटेक्चर का भी 2013 के अंदर में आया था, जिसमें आपको चोला आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है. तो चोल जो थे ये तो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही विशाल तरह के मंदिर बनाया करते थे. अब यहाँ पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं आर्किटेक्चर से. कल्याण मंडप्स, दे आर नोटेबल फीचर ऑफ विच किंगडम. विजयनगर एम्पायर में जो मंडप होते हैं उनको कल्याण मंडप कहा जाता है. वहाँ पे हर ही चीज़ को डिफरेंट वे से बुलाया जाता है, तो मंडप को वहाँ पे कल्याण मंडप कहा जाता है विजयनगर एम्पायर में, ठीक है. तो पूरा आर्किटेक्चर, अब आपने जो जैसे करंट में आपने होयसल आर्किटेक्चर देखा, आपने मांड्या देखा, तो इसमें जो लिखा हुआ है ना, अब आप इसको अपनी जो डेड बुक है ना होयसल आर्किटेक्चर, उससे एक बार पढ़ लीजिए. तो होयसल पूरा आर्किटेक्चर ही कर डालिए एक बार, तो उससे क्या होएगा, आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा. अब आगे चलते हैं. क्लाइमेट चेंज इन माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. एक बार फिर से क्लाइमेट चेंज के लिए टॉपिक आ रहा है. पहले हिंदू कुश से रिलेटेड पढ़ा था, अब नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर में जितने भी माउंटेन है सारे देख रहे हैं अपन. तो अभी एक नई स्टडी आई है जिसमें राइज इन टेम्परेचर देखा गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कैन कॉज अ शिफ्ट इन स्नोफॉल टू रेनफॉल. मतलब स्नोफॉल में भी चेंज आ रहा है और रेनफॉल जो हो रही है उसमें भी चेंज आ रहा है इन द रीजन्स, माउंटेन रीजन्स अक्रॉस द नॉर्थ हेमिस्फेयर. नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखो रॉकीज़ हैं, एल्प्स हैं, इधर हिमालयाज़ वगैरह हैं, इतने सारे माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, है ना. तो रॉकीज़ हैं, एल्प्स हैं, हिमालयाज़ हैं. अब फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, क्या स्टडी हुई है और उसमें क्या क्या निकला. माउंटेन्स अक्रॉस द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर लाइकली टू सी 15% मोर रेन हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पे. टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, 15% ज़्यादा बारिश होएगी. टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ा, 30 से 35% बारिश ज़्यादा होएगी. और बारिश ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आपके ग्लेशियर्स शॉर्ट रन में ज़्यादा पानी देंगे, आपके यहाँ पे बाढ़ आएगी, आपके यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होंगी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है. और इनिशियली तो पानी खूब आ रहा है, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में आपका पानी कम हो जाएगा. सबसे ज़्यादा वल्नरेबल क्या है? मोस्ट वल्नरेबल आर द हिमालयाज एंड द नॉर्थ
एक मिनट, नॉर्थ अमेरिकन पैसिफिक माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन रेंजेस हैं, इंक्लूडिंग द कास्केड्स, द सियरा नवेदा, द कोस्टल रेंजेस फ्रॉम कनाडा टू साउथ कैलिफोर्निया, रॉकीज और दी एल्प्स, ये सब थ्रेटन्ड हैं। ठीक है, हिमालयस इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट रीजन वेयर इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स ऑफ रेनफॉल एक्सट्रीम्स इज विटनेस्ड। तो हिमालय में है, और आपके सारे जो माउंटेन्स अभी शो कर रहे हैं ना अपन, ऊपर एल्प्स हैं, रॉकीज़ हैं, तो यूरोप के अंदर एल्प्स हैं, इधर रॉकीज़ हैं। अब सियरा नेवेदा, कास्केडा, ये सब आपके नॉर्थ अमेरिका के ही पार्ट्स हैं ना, सियरा नेवेदा, सियरा माद्रे, ये सब नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन्स हैं। इम्पैक्ट देखते हैं। अ चेंज इन एयर टेम्परेचर विल शिफ्ट स्नोफॉल इन दीज रीजन्स टू रेनफॉल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब स्नोफॉल जो होती थी उसकी जगह क्या होने लग जाएगी, रेनफॉल होने लग जाएगी, जिसकी वजह से डिजास्टर्स बढ़ेंगे, जैसे कि फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं और सॉइल इरोजन है। ठीक है, 26% पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे दुनिया की पॉपुलेशन में से 26% दे आर लिविंग इन और आर डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम्स ऑफ दीज माउंटेन रीजन। 26% जनता इससे इम्पैक्ट होएगी दुनिया के अंदर में, 26% पॉपुलेशन ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगे इस रिस्क से, जो ये पानी ज़्यादा आ रहा है, जो बारिश ज़्यादा आ रही है उससे, है ना। कंसर्न्स रेज्ड इन द वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम इन द हिंदू कुश हिमालय, HI वाइज रिपोर्ट के अंदर में कुछ कंसर्न्स रेड करे गए थे। तो ICI MOD जो रिपोर्ट थी, इसने पाया कि हिंदू कुश हिमालय जो है 65% फास्टर लॉस ऑफ हिमालयन ऑफ द ग्लेशियर मास, ये अपन ने देख लिया है कि हिंदू कुश हिमालय में 65% ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी देखा ना थोड़ी देर पहले, ये इसी को देखो रिपीट हो रहा है ये। नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी जो है, कहाँ पे, इंडस, गैंजेस एंड द ब्रह्मपुत्र, ये इंक्रीज होएगी 2050 तक, डिक्रीज होएगी लॉन्ग टर्म में 80% 2100 तक। क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि हिमालयन आइबेक्स का जो हैबिटेट है वो 64% तक लॉस्ट हो जाएगा। क्या वे है, डेवलपिंग माउंटेन स्पेसिफिक क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स, ये कर सकते हो आप, है ना। अब आगे चलते हैं। इंडियन ओशन डायपोल, विल द इंडियन ओशन डायपोल सेव द मॉनसून। मतलब कई बार क्या होता है, अल नीनो आ जाता है, अल नीनो की वजह से हमारी बारिश पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब बारिश नहीं आ रही है तो क्या इंडियन ओशन, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो होता है, एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है वो क्या मानसून को सेव कर सकता है, यानी एडिक्वेट मानसून ला सकता है। आइए देखते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स अ नॉर्मल मानसून डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ अल नीनो इवेंट। तो अल नीनो तो है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा जो मानसून होएगा ये नॉर्मल मानसून होएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ये है। व्हाट इज मानसून एंड अल नीनो। सबसे पहले मानसून जो होता है, इट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम, यही डेफिनेशन है मानसून की। सीजन में एक रिवर्सल होता है विंड सिस्टम का, लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से, उसे मानसून कहते हैं। ये होता है स्पेशली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन सिर्फ इंडिया में होता है ऐसा नहीं है, इट हैपन्स एवरीवेयर। ठीक है, द इंडियन समर मानसून अफेक्ट्स अ वास्ट रीजन स्पैनिंग 25 कंट्रीज एंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 18,000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 6,000 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इतना सारा ये इम्पैक्ट करता है इंडियन समर मानसून। 25 कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करता है, 18,000 किलोमीटर्स को इम्पैक्ट करता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब ऐसे, इस वे में, है ना। ये 18,000 किलोमीटर्स को इम्पैक्ट करता है। और नॉर्थ साउथ में देखोगे तो 6,000 किलोमीटर्स इसके इम्पैक्ट का में आते हैं। अल नीनो की बात करते हैं। अल नीनो भी क्या है, अल नीनो भी एक रिवर्सिबल पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। एक रिवर्सिबल पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न है, जिसमें वार्मर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर हो जाता है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, मतलब बीच में और ईस्ट साइड के अंदर में। पैसिफिक ओशन का जो ईस्ट है वहाँ पर है ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेदर में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के वेदर में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट द मानसून रेंज, क्या क्या फैक्टर्स है। नंबर 1 इज अल नीनो एंड ला नीना। अल नीनो जो होता है वो मानसून को वीक कर देता है, ला नीना जो होता है वो उसे एनहांस कर देता है। डेट लाइन अल नीनो और अ सेंट्रल पैसिफिक अल नीनो। देखो ये जो डेट लाइन अल नीनो है, इट इज कंसिडर टू हैव अ लार्जर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मानसून, ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन 2005 का अल नीनो जो है ये एक एक्सेप्शन है इसमें, कि 2005 में जिस तरह का अल नीनो आया था, डेट लाइन अल नीनो, सेंट्रल पैसिफिक अल नीनो, इसने हमारे को इतना इम्पैक्ट नहीं किया था। अटलांटिक नीनो, अटलांटिक नीनो क्या है, जैसे कि पैसिफिक ओशन में नीनो आ रहा है, ईस्ट वेस्ट एनोमली पैटर्न जो है ये अटलांटिक ओशन में जब होता है तो इससे भी मॉनसून इम्पैक्ट होता है। देखो वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी होएगा ना, तो हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन डायपोल, अगर पॉजिटिव है तो मानसून एनहांस होएगा, नेगेटिव है तो मानसून वीक हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही रखा है, ज्योग्राफी में इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा कि मानसून क्या होता है, इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है। उसके बाद में सी सरफेस टेम्परेचर्स की अगर अपन बात करें तो अगर सी सरफेस टेम्परेचर गर्म है तो वो मानसून को एनहांस करेगा, ठंडा है तो वो वीक करेगा। अब इसमें भी सी सरफेस टेम्परेचर कहाँ का है ना, ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, अल नीनो ला नीनो पढ़ लोगे, मानसून पूरा पढ़ लोगे, इंडियन ओशन डायपोल पढ़ लोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ जगह का सी सरफेस टेम्परेचर, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर वार्म है तो मानसून एनहांस होएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न्स कैन अफेक्ट मानसून सर्कुलेशन एंड रेनफॉल। हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से ही तो विंड्स डेवलप होती हैं, तो अगर उसमें चेंज होएगा तो उससे भी मानसून सर्कुलेशन इम्पैक्ट होता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हमारा मानसून इम्पैक्ट होता है, अल नीनो, ला नीनो, अटलांटिक का नीनो, इंडियन ओशन डायपोल, सी सरफेस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, हाई प्रेशर्स एंड द लो प्रेशर्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज लैंड सी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। लैंड और सी के बीच में टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट कितना है, जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ज़्यादा मानसून इन्फ्लुएंस होगा, या तो स्ट्रांग हो जाएगा या तो वीक हो जाएगा। अब हिमालयन माउंटेन रेंज, ऑफ कोर्स हिमालय जो है नीचे से जो मानसून विंड्स आती हैं, जो रेनफॉल आती है उसको आगे नहीं जाने देता, उसके लिए बैरियर का काम करता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है। और आप देखो आपके हमारे जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हाई पीक्स हैं, तो वहाँ पे बारिश भी फिर ज़्यादा आती है। टोपोग्राफी, अब वहीं अरावलीज हैं, दे आर पैरेलल टू द मानसून विंड्स, तो वहाँ पे बारिश नहीं आती है, वहाँ पे हवाएं यूं ही पास हो जाती हैं। लेकिन वही अरावली अगर थोड़ा सा टिल्ट होते तो वो उस मानसून विंड को वहाँ पे रोक लेते और वहाँ पे बारिश हो जाती, थार का डेजर्ट नहीं होता। तो टोपोग्राफी मतलब लैंडफॉर्म कितना ज़्यादा एलिवेटेड है और उसका क्या शेप है, वो लोकल विंड पैटर्न को इम्पैक्ट करेगा और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्पैक्ट करेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके ऊपर तो अपन ने पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो मानसून को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स है ना, जैसे कि एमजीओ, मेलियन जूलियन ऑसिलेशन, ये जब आप वो पढ़ोगे ना, मानसून, अल नीनो, ला नीनो, उसी के संग में ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है। लोकल फैक्टर्स में आपके हैं लोकल वेजिटेशन। अच्छा, मेरे से अगर आप पूछना चाहो ना कि ज्योग्राफी का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको किससे पढ़नी है, तो आप वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन सुदर्शन गुज्जर सर मेरे हिसाब से अकेडमी पे, और आपको ऑनलाइन फ्री में वो कंटेंट भी दे रहे हैं, तो उनसे ही पढ़ लो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपने उनकी क्लास ले रखी है तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता उनकी क्लासेस इस तरह से ना मानसून के ऊपर फ्री में अवेलेबल हैं कि नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। लोकल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे लोकल वेजिटेशन है, सॉइल का मॉइस्चर है, लैंड यूज चेंज है, ये सब कुछ मानसून पे इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पे इन्होंने छोटे में समझाया इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है। इंडियन ओशन डायपोल एक क्लाइमेटिक फिनोमेना है इंडियन ओशन के अंदर में, जहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, यानी एक साइड गर्म हो जाता है, एक साइड ठंडा हो जाता है। ठीक है, जो गर्म होता है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और यहाँ लो प्रेशर से जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे एयर सब्सिडाइज करेगी और नीचे आएगी। ठीक है, तो इंडियन ओशन डायपोल जो होता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमेना इन द पैसिफिक ओशन, लेकिन ये छोटे स्केल पे होता है। ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल का ये पॉजिटिव फेज है। पॉजिटिव फेज में आप इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर अफ्रीका के साइड में यहाँ पे पानी गर्म हो गया तो हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगी, और इधर इधर नीचे की तरफ गिर रही है, दिस इज पॉजिटिव। लेकिन अगर अफ्रीका की तरफ पानी ठंडा है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पानी गर्म है, बहुत छोटी सी दूरी में हो रहा है, देखो इंडियन ओशन रीजन में, तो ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ से पानी ऊपर उठेगा और इधर गिरेगा वेस्टर्ली विंड की वजह से। ठीक है, तो ये जो कोल्ड वाटर राइज अप हो रहा है, तो पॉजिटिव जो होता है ना, वीकेंड कन्वेंशन ओवर ईस्टर्न अरेबियन सी, फ्यूअर टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो पॉजिटिव ईस्ट होता है। आप इतना याद रखो कि अफ्रीका के साइड में जब पानी गर्म होगा तो उसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साइड में गर्म होगा तो उसे नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। और इसको डिटेल में पढ़ लेना प्लीज़, है ना, यहाँ पर अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना अपन ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाएंगे। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो होता है इससे मानसून बढ़ जाता है। 1997 के अंदर में हमने एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल देखा था, जिसने अल नीनो को रिजल्ट ही ऑफसेट कर दिया। मतलब अल नीनो की वजह से बारिश कम होने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, पॉजिटिव आईओडी हो गया, पॉजिटिव आईओडी की वजह से बारिश ठीक ठाक हो गई वापस से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल जो होता है ये वीक कर देता है रेनफॉल को, और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल ये मानसून को डेफिशिएंट कर सकता है। अगर अल नीनो के साथ में इंडियन ओशन डायपोल हो जाए तो हमारे यहाँ पे हो सकता है सूखा भी पड़ जाए। एक होता है न्यूट्रल इंडियन ओशन डायपोल। न्यूट्रल इंडियन ओशन डायपोल होता है मतलब मिनिमल या न्यूट्रल इफेक्ट होता है, ना तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
ये 5 कंडीशंस लेकर के आते हैं जब ये फोरकास्ट करते हैं अबाउट द मानसून इन अप्रैल एवरी ईयर। नंबर 1 इज़ द सी सरफेस टेम्परेचर, ये अपन ने कल भी पढ़ा था, है ना। सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक एंड द नॉर्थ पैसिफिक, इसको भी ये ध्यान में रखते हैं जब ये मानसून का फोरकास्ट प्रिडिक्शन देते हैं, तो कि अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में जो सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो कितना है। सेकंड इज सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन, इक्वेटर के इक्वेटोरियल साउथ में जो इंडियन ओशन है उसका सी सरफेस टेम्परेचर भी देखा जाता है। कंडीशंस ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च, फेब्रुवरी एंड मार्च के अंदर में जो कंडीशंस उनको देखा जाता है। थर्ड इज द मीन सी लेवल प्रेशर इन ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के टाइम पे सी लेवल प्रेशर कितना है। सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर द नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर कितना है। एंड वार्म वाटर वॉल्यूम इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, तो आप इधर देखो कि ये पैसिफिक ओशन का पर भी टेम्परेचर वार्म वाटर कितना है वो देख रहे हैं, ठीक है। इधर ये आपका अटलांटिक पैसिफिक में भी देख रहे हैं, अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में जो ग्रेडियंट है वो देख रहे हैं। इधर ही आपका ग्रेडियंट इंडियन ओशन जो है इसका इक्वेटोरियल साउथ में यहाँ पे भी टेम्परेचर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं। उसके अलावा ईस्ट एशिया में देख रहे हैं, और सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ यूरोप, यूरोप के अंदर में भी देख रहे हैं। तो यूरोप के नॉर्थ वेस्ट यूरोप में क्या हो रहा है और पैसिफिक में क्या हो रहा है, अटलांटिक पैसिफिक के बीच में क्या ग्रेडियंट बन रखा है, इंडियन ओशन की क्या कंडीशंस हैं, इन सबको देख करके ये लोग प्रेडिक्शंस देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द फोरकास्टिंग अल नीनो एंड इंडियन ओशन डायपोल, क्या लिमिटेशंस हैं इसमें, देखिए आप समझिए। इंडियन ओशन डायपोल और अटलांटिक नीनो जो है, फोरकास्टिंग मॉडल्स करंटली लैक, हम इसको ज़्यादा फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं और ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम इनका अकरेंस और इनका बिहेवियर। एज अ रिजल्ट इनका जो स्पेसिफिक रोल है इन्फ्लुएंसिंग मानसून, वो हमेशा अनसर्टन रह जाता है। मतलब अल नीनो और ला नीना को तो हम ठीक से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और व्हेन इट कम्स टू फोरकास्टिंग अल नीनो इवेंट्स, कुछ मॉडरेट, बहुत एक्सट्रीम नहीं, लेकिन कुछ मॉडल्स जो हैं दे फेस चैलेंजेस इन प्रिसाइजली प्रिडिक्टिंग द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ वार्मिंग। हम ये तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अल नीनो होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और उसकी लोकेशन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, जब बिल्कुल वो बन रहा होता है तब उसको कितना इंटेंस होने वाला है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं कि हम आईओडी अटलांटिक नीनो को और अल नीनो की इंटेंसिटी को, इनको तो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, और इनकी इंटेंसिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी तो इंटेंसिटी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे और इनका तो पूरा बिहेवियर ही हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम इनको एग्जैक्टली सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है। प्रीलिम्स लिंक देखते हैं, आइए। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डायपोल sometimes mentioned in news while forecasting the Indian monsoon, which of the following statements is or are correct? The Indian Ocean dipole phenomena, it is characterized by difference in sea surface temperature between the tropical western Indian Ocean and the tropical eastern Pacific Ocean. 1. The Indian Ocean dipole phenomena, it can influence El Nino's impact on the monsoon. ठीक है। सेकेंड और देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड बिलो। ऑफ कोर्स इट्स आंसर 2। 2 क्यों है, क्योंकि ये तो अभी पढ़ा है अपन ने कि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो क्या होएगा, कम हो जाएगा। अल नीनो का इम्पैक्ट कम हो जाएगा अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है, लेकिन अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है। तो इम्पैक्ट तो कर ही रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो एक बार, इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। सेकेंड चीज़ जो है ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल वेस्टर्न नहीं है, ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक नहीं है, ये क्या है, इंडियन ओशन ही है यहाँ पे, है ना। इंडियन ओशन के अंदर ही डिफरेंसेस हैं, अभी अपन ने देखा ना, इंडियन ओशन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बगल वाला एरिया, है ना। चलिए नेक्स्ट। हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट सोशल इशूज, क्लाइमेट जो है सोशल इश्यूज को कैसे इम्पैक्ट करता है। अपन देखो क्लाइमेट के कितने सारे इम्पैक्ट अपन ने देखे हैं ना। क्लाइमेट का इम्पैक्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑन मानसून, ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑन हिमालयाज एंड द ग्लेशियर्स, और अब अपन देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट का इम्पैक्ट सोशल इशूज पे। आइए देखते हैं कैसे। एक स्टडी ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस विल राइज एज टेम्परेचर अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पाइक। दिस अमेजिंग फाइंडिंग। आइए देखते हैं क्या फाइंडिंग्स है ये जो फाइंडिंग्स हाईलाइट करती हैं कि देयर आर वल्नरेबिलिटीज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ वुमेन।
ठीक है। एक्सपीरियंसिंग इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, मतलब आपका जो पार्टनर है, इंटीमेट पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपके ऊपर वायलेंस कर रहा है इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग। ठीक है। हाई एम्बियंट टेम्परेचर में बी एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ intimate partner violence against women. Each 1 degree Celsius rise in annual mean temperature is associated with intimate partner violence of 4.49%। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 4.5% वायलेंस बढ़ेगी महिलाओं के ऊपर। और फिजिकल वायलेंस, द प्रेवलेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस वॉज हाइएस्ट 23%, फॉलोड बाय इमोशनल एंड सेक्शुअल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस, पीटा पीटी, डायरेक्ट ही मार दिया, कूट दिया, वो जो चीज़ है वो हाईएस्ट है 23%। सेकेंड नंबर पे इमोशनल वायलेंस होती है और थर्ड नंबर पे सेक्शुअल वायलेंस होती है। अब देखते हैं हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज दिस partner violence, intimate partner violence prevalence. Increasing temperature is squeezing working hours. आपके working hours कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो रही है। जब आपकी इनकम कम हो रही है, फैमिली मेंबर स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद इन द हाउस। आप जब ऑफिस में होते हो ना, आप काम कर रहे होते हो, तब का खर्चा कम होता है। जब घर में बैठते हो ना, तब खर्चा भी ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग द वर्क लोड फॉर वुमेन, महिलाओं का जो काम है वो बढ़ जाता है। Second is generating requirement for comfort which low income groups and economically weaker sections cannot afford. गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो सबको एसी चाहिए, एसी चाहिए तो फिर एसी चलाने के लिए पैसा चाहिए, फिर बिजली ज़्यादा चाहिए, फिर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, वो अफोर्ड नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहते हो और आपकी मेंटल हेल्थ इससे इम्पैक्ट होती है। और ये सब कुछ मिलके जब पति को बहुत गुस्सा आता है कि पैसा कम पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ उतना, तो फिर घर में डोमेस्टिक वायलेंस चालू है। ये आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि कोविड के टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई थी। चैलेंजेस अहेड क्या है कि इंडिया, ये जो वायलेंस है, इट वुड इंक्रीज बाय 21% बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में 21% वायलेंस बढ़ जाएगी। मतलब अभी अगर 100 महिलाएं मार खा रही हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, ऑफ फिजिकल, इमोशनल, एनी टाइप ऑफ वायलेंस, तो वो अब 121 महिलाओं पे होने लग जाएगा। केस ऑफ इंडिया, दिस कम्स एज इंडिया विटनेस्ड सेवरल हीट रिलेटेड डेथ्स। गर्मी से लोग मर रहे हैं विद टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। कई पार्ट में 45 तो उन्होंने कम बताया, कई जगह तो 50 भी पहुंच जाता है कई बार। इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस द हाइएस्ट वायलेंस प्रेवलेंस इंक्रीज 23.5% इन 2090s। अब सोचिए कि ये वायलेंस आगे बढ़ेगी 2090s में, दिस वायलेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, फॉलोड बाय नेपाल एंड पाकिस्तान। मतलब हमारे यहाँ हाईएस्ट होगा, नंबर 2 पे नेपाल और पाकिस्तान को रखा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा होगा। तो आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम्स कितनी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जैसा भी चीज़ हो रखी है, मतलब दिस इज़ एन अमेजिंग लिंक। वे अहेड इज क्लाइमेट एक्शन, बट दिस इज़ ट्रू है ना, और ये फैक्ट्स हैं। क्लाइमेट एक्शन इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन द ऑन गोइंग फाइट टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अगर आप क्लाइमेट एक्शन करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं वायलेंस को भी जो वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर होएगी उसको भी आप कर्टेल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अंडर स्ट्रिक्टर एमिशन कट सिनेरियो, आप स्ट्रिक्ट एमिशन कट सिनेरियो लगाओ तो जो ये जो वायलेंस है, इट वुड मॉडरेटली इंक्रीज, इतना फास्ट इंक्रीज नहीं होएगा 23-24% पे, 21% पे। द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन क्लाइमेट एक्शन। महिलाएं खुद सपोर्ट करें क्लाइमेट एक्शन को। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, महिलाएं आगे आएँ और पॉलिसीज़ बनाएं। यूनिसेफ्स जेंडर एक्शन प्लान, अब देखो ये याद रखना कि जेंडर एक्शन प्लान कौन बनाता है, यूनिसेफ बनाता है। ये चीज़ें आप अपने आंसर में डालो, ये आपके आंसर को एनरिचमेंट देंगे, है ना। तो यूनिसेफ का जो जेंडर एक्शन प्लान है एंड द लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, है ना, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर विच वॉज अडॉप्टेड एट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP20, दे आर एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लो, जस्ट लर्न इट बाय हार्ट, है ना। जैसे गाने रट लेते हो ना, कि यूनिसेफ का जेंडर एक्शन प्लान एंड द लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, यूनिसेफ जेंडर एक्शन प्लान एंड द लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, जो कि UNFCCC के COP20 में अडॉप्ट किया गया था। देयर एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज द कंक्लूजन? Tackling the issue of violence against women and girls is an important step towards achieving the core objectives of SDGs, which is to leave no one behind. We do not want to leave anybody behind, and that is our SDG. अब देखो जब साइक्लोन आते हैं, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म में सर्ज हो रहा है, डेथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स,
पानी की कमी हो जाती है, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, काम पूरा बेघर हो गया, सब कुछ उजड़ गया, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती है, फूड की इनसिक्योरिटी, लेबर मार्केट में कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, हेल्थ हजार्ड्स, बीमारियां फैलेंगी, पानी इकट्ठा होएगा, मच्छर वगैरह होंगे, इंक्रीज इन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, जेंडर एस्पेक्ट्स नीड मोर टाइम एंड एनर्जी इन हाउस होल्ड कोर्स। अब एक बंदा और है जो कमाता तो कुछ है नहीं, घर में ही बैठा हुआ है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेमेन एज केयर गिवर्स ऑफ फैमिली, वर्कलोड बढ़ जाएगा, हेल्थ हजार्ड्स बढ़ जाएंगे, एजुकेशन और ट्रेनिंग स्कोप कम होंगे और सोशल इंटीग्रेशन भी कम होने लग जाएगा। और इन दोनों से क्या होएगा, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होएगा, नेग्लिजेंस ऑफ एवरीवन्स प्रायोरिटी और वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एट हाउस होल्ड लेवल। तो आई होप दैट इज क्लियर। और उन्होंने बहुत प्यारा सा एक डायग्राम भी बनाया एंड आई रियली लाइक दिस। स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर। ये एक इंस्टा लिंक है, आप अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये वाला आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यूपीएससी 2021 रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या है ये कह रहा है कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन टू बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। मतलब ये जो जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये सब कुछ हो रहा है, अगर अपन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंस करें तो अपन इसको कहाँ तक कर्टेल कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और इनको अपन जो माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं इसका बताओ, और साथ में कुछ एडिशनल स्टेप्स भी बताओ। दोनों के बाद बताओ, इसका पॉजिटिव बोलो प्लस अदर स्टेप्स जो अपन ले सकते हैं, कुछ कुछ एक छोटे पैराग्राफ में आप वो भी बता सकते हो। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती हूँ द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। या चलिए इस टॉपिक को खत्म करते हैं पहले, द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओनली 508 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ द टोटल 766 इन द कंट्री दे डिक्लेयर देमसेल्फ मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री। मतलब सारे जिलों ने अपने आप को मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री नहीं डिक्लेयर करा है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसे मैनुअली ड्राई लैट्रीन से निकाला जाता है, पब्लिक स्ट्रीट से निकाला जाता है। मतलब एक बंदा है वो खुद घुसेगा उन सारे गटर्स के अंदर में और उनमें से सारा ये सेप्टिक टैंक्स है, सीवर्स है, गटर्स है, इनको खाली करेगा, इनकी मेंटेनेंस करेगा। ये सब कुछ करना मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाता है। As many as 58,000 people worked as manual scavengers in 2018, है ना। और 941 people have died since 1993 due to accidents while undertaking hazardous cleaning of sewer and septic tanks। देखो यहाँ पे जो सीवर सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ही hazardous gases होती हैं। इन gases को इनहेल करने की वजह से आपकी डेथ भी हो जाती है। ऊपर से दिस प्लेस इज़ नॉट हाइजेनिक, इट इज़ वेरी वेरी अनहाइजेनिक प्लेस, जहाँ पे पूरी दुनिया का, आप सोचिए, जहाँ पे पूरी दुनिया का मलमूत्र आ रहा है, मतलब दैट इज सच अ अनहाइजेनिक प्लेस, और उसके अंदर कोई घुस रहा है उसको क्लीन करने के लिए। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ ये किसी भी तरह से कल्चर्ड सोसाइटी की निशानी है कि आपके यहाँ पे एक इंसान को इतना भी ह्यूमन राइट नहीं है कि वो एक ऐसा प्रोफेशन चुन सके, एक ऐसा काम कर सके जो एटलीस्ट उसको इस तरह की बीमारियों से मारे तो नहीं। उसकी पूरी, मतलब उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या उसकी वैल्यू रहेगी, क्या उसकी हेल्थ रहेगी, आप सोचिए। तो इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए। द प्रैक्टिस विच इज़ कंसिडर्ड द वर्स्ट remaining evidence of untouchability is most prevalent among people from lower caste and dalits। तो lower caste और दलित जो लोग हैं वो इस काम को करते हैं, आज भी करते हैं, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अटेम्प्ट्स टू अबॉलिश मैनुअल स्कैवेंजिंग देखेंगे, व्हाट द लॉ सेज। सी ये एक क्लिपिंग डाली है। मैनुअल स्कैवेंजिंग वाज अर्लियर प्रोहिबिटेड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक एक्ट आया और इसमें इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये पूरा स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इसको रेटिफाई करें और अपने यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकें। ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग वॉज सेंट्रली प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 5 of this prohibition of employment as manual scavengers and the Rehabilitation Act of 2013 in all the states and union territories from 6 दिसंबर 2013 से इसे प्रोहिबिट कर दिया गया था सेक्शन 5 के अंतर्गत। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैड इन मार्च 2014, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के अंदर ऑर्डर करा कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹10 लाख टू सच डेथ्स। जितने लोग मर गए उन 10-10 लाख का कॉम्पेंसेशन दो सिंस 1994 से। ये एक एमएलए हैं, इन्होंने कह रहे हैं अ वर्कर वॉज मेड टू एंटर अ मैन होल इन द स्टेट कैपिटल, यानी दिल्ली, इन द स्टेट कैपिटल
Ironically, a day after Independence Day celebrations, I made several representations to concerned officials seeking strict action against the guilty, but nothing happened. Had they paid heed, it would have served as an example and prevented incidents like that one in Bhopal in the future. Salient features of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013. सबसे पहले बैन कर देता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को. सेकंड, डेफिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स है उसको वाइडन अप करा गया है ताकि ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा इसमें इंक्लूड करा जा सके. स्पेशल फोकस किस पे है? रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज स्कैवेंजर्स, और इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाएं और 3,000 रुपये का इनको स्टाइपेंड दिया जाए, इनको कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाए इनके बच्चों को. इन सब चीज़ों से हम इनको रिहैबिलिटेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं. मैनुअल स्कैवेंजिंग एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप इसे नहीं करवा सकते हैं. एंड इट मेक्स ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव टूल्स टू द वर्कर्स. जो वर्कर्स हैं उनको सबको कोई इस तरह का काम कर भी मैनुअली तो करना ही नहीं है, लेकिन जो उस तरह का काम कर रहे हैं मैनुअली नहीं भी कर रहे हैं ना, उनको भी सारे प्रोटेक्टिव टूल्स आपको देने होंगे. अदर एफर्ट्स क्या है? द स्कीम ऑफ रिहैबिलिटेशन अंडर दिस 58,000 आइडेंटिफाइड सीवर वर्कर्स. 58,000 वर्कर्स हैं सीवर वर्कर्स, इनको वन टाइम कैश पे आउट दिया गया है 4,000 रुपये का. ठीक है, इनको 40,000 रुपीज़ का, ना 4,000, 40,000 रुपये का एक कैश पे आउट दिया गया वन टाइम. एक नमस्ते स्कीम चलाई जा रही है फॉर 100% मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर वर्क, है ना. पूरा सीवर वर्क को मैकेनाइज कर दिया जाएगा और साथ में रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है इसको मर्ज कर दिया गया है इस नमस्ते स्कीम के अंदर में. कंसर्न्स क्या है? लैक ऑफ फंडिंग, पैसे की कमी है हमारे पास में. तो बजट 2023-24 ने है कि कोई एलोकेशन, देयर इज नो एलोकेशन फॉर रिहैबिलिटेशन, और 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है फॉर नमस्ते स्कीम. रिहैबिलिटेशन स्कीम के लिए कोई एलोकेशन नहीं है, लेकिन 100 करोड़ रुपए नमस्ते स्कीम पे दिए गए हैं. तो 100 करोड़ रुपए बेसिकली इस पूरे काम के लिए बहुत कम है, क्योंकि रिहैबिलिटेट भी करना है और इस पूरे प्रोसीजर को अपने को मैकेनाइज भी करना है. लेस देन हाफ ऑफ द आइडेंटिफाइड सीवर वर्कर्स आर कनेक्टेड टू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. मतलब जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है उन वर्कर्स में से सिर्फ आधे ही ऐसे हैं जिनको स्किल्स दी जा रही हैं, और सारे एफर्ट लगाने के बाद में आज भी ये प्रैक्टिस करा जा रहा है इंडिया में. इट हैज़ नॉट बीन अबॉलिश्ड. क्या वे अहेड है? वे अहेड है कि ऑल द लोकल बॉडीज दे मस्ट आइडेंटिफाई, एंड सारी लोकल बॉडीज जो ये काम कराती हैं क्लीनिंग का, द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड गांव में भी जो हो रहा है, तो लोकल बॉडीज दे शुड आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल ऑल सेप्टिक टैंक्स सीवर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज. प्रोवाइड देम विद ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट दो उनको, और उसके अलावा उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखो अंडर आयुष्मान भारत स्कीम. ठीक है. बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एक है द बैंडिकूट रोबोट. ये जो है ना, ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक स्कैवेंजर है. स्कैवेंजर समझते हैं? तो ये स्कैवेंजर है, ये इट इज़ डेवलप्ड एज मेक इन इंडिया एंड स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटिव बाय द स्टार्टअप जिसका नाम है जेन रोबोटिक्स. तो इसको यूज़ करो. ये स्कैवेंजर है, वैसे ही सब कुछ खा पी जाएगा कचरे कूड़े को. केरला जो है ना, ये फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री है जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी यानी बॉन्दीकुट को यूज़ करा टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन्ड मैन होल्स. तो केरला फर्स्ट स्टेट है. इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को जिनको आप उनको फॉलो करना चाहिए. तो आई होप दैट इज़ क्लियर ऑल अबाउट मैनुअल स्कैवेंजिंग. 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप ऐसे याद रखो कि इनको आपको आंसर में डालना है. एक तो ये बांदीकुट रोबोट का नाम डालना ज़रूर, एक केरला का नाम डालना ज़रूर, और एक इस एक्ट को ज़रूर डालना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, और एक नमस्ते स्कीम को आप ज़रूर इस अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना. तो ये 4 चीज़ें अगर आप अपने आंसर में डालते हो तो आपका आंसर, विश्वास मानिए, बाकियों से डिफरेंट होगा. और आपका आंसर, अगर कभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग पे क्वेश्चन आता है तो इस तरह का रेफरेंस भी देना पड़ता है, तो आप इस तरह से दीजिए. तो बाकी अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं. और थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विन टुडे विद रश्मि. और मैं आप लोगों के लिए आपको एक्सप्लेन तो ढंग से ही करने की कोशिश कर रही हूँ पूरा, और आप मेरे साथ में पढ़ोगे तो आपको सुनते सुनते एक बार पूरी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, है ना. तो बहुत इजीली अपनी ये मैगजीन ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.